अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए आ रहे हैं या फिर फंड्स में से कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर शेयर मार्केट को देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है और आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा पीस मिले प्रॉफिट का, तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, वो होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। तो ये वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या आपको देखना चाहिए एक फ़ंड खरीदते वक्त, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। और शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बात करूंगा कि जब आप इससे पैसे कमाएंगे, जब आप इससे प्रॉफिट कमाएंगे, तो उस पर टैक्स कैसे लगता है। तो बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कुछ नहीं होते, ये बस एक कलेक्शन ऑफ इक्विटी होते हैं। व्हाट आई मीन बाय कलेक्शन ऑफ इक्विटी, कि कुछ कंपनीज के शेयर्स का जुट होते हैं ये। दीज आर बेसिकली, आप 10 कंपनीज उठा लो, उनको जोड़ दो, वो एक फंड बन गया। क्योंकि उसमें सिर्फ इक्विटी है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड कहलाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में टोटल 100% इक्विटी नहीं होता। दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, और लिक्विड भी कुछ भी हो सकता है, बट मेजॉरिटी जो रूल है सेबी का कि इक्विटी ही होगा। दैट असाइड, क्यों ये इतने पॉपुलर क्यों हैं, समझना पड़ेगा ना कि हर कोई यही क्यों बात करता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीद लो। तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं कि ये थोड़े से लो कॉस्ट होते हैं। आपको एक्सपर्ट मिलता है जो आपके लिए मनी मैनेज करेगा, राइट। इमेजिन करो कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप सारे शेयर्स देख सको, कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है। तो आपको एक एक्सपर्ट मिल जाएगा जिसको आप थोड़ा सा पैसा दोगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, और वो आपके लिए आपके शेयर्स और मार्केट कैसे जा रहा है ये समझेगा और आपके लिए इन्वेस्ट करेगा, फिर आपके लिए डाइवर्सिफाई कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जनरली हम बोलते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका क्या मतलब है कि एक स्टॉक पे बेट मत लगाओ, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, राइट। और ये आपको करने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, अलग अलग कंपनीज़ के पोर्टफोलियोज या फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ये आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता। आप बोलोगे कि भाई मेरे को टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो टेक्नोलॉजी फंड आपके लिए क्या करेगा, वो आपके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर देगा। बेसिकली आप एक म्यूचुअल फंड खरीदोगे, आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। फिर लिक्विडिटी होती है इनमें अच्छी खासी, कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी और सिमेंटिक्स इन्वेस्टमेंट्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो किस किस तरह के होते हैं, वहाँ पे जाने से पहले हम ये भी बात जान लेते हैं कि देर इज़ ELSS और NPS भी होते हैं जिसमें आप टैक्स भी बचा सकते हो। तो अगर आप इनमें करना चाहो तो ATC के अंदर 1.5 लाख तक आप बचा सकते हो। तो अगर आप ये नहीं बचा रहे, या फिर आप व्हाट यू कॉल प्रोविडेंट फंड्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहे, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप ELSS करें और थोड़े बहुत टैक्स बचा पाएँ। फिर हम आते हैं कि टाइप क्या होते हैं इक्विटी फंड्स के, राइट। तो पहले होते हैं बेस्ड ऑन थीम्स, थीम या फिर सेक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स चाहिए क्योंकि वो आजकल बढ़िया कर रहे हैं, और वो कर भी रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में इक्विटी ही उन स्टॉक्स उन्हीं का ही ज़्यादा बड़ा था जो टेक में थे, राइट। तो आप बोल दो कि मेरे को वो चाहिए। फिर आप बोल दो कि फार्मा भी चाहिए क्योंकि यार अभी एकदम इतनी गंदी बीमारी आके हटी है, तो फार्मा के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगी। तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे को सिर्फ फार्मा के स्टॉक्स चाहिए, राइट, आप बेस्ड ऑन सेक्टर। या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे को बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? आप बोलोगे मेरे को बड़ी कंपनी चाहिए, ये छोटी कंपनी चाहिए, या फिर बहुत छोटी कंपनी चाहिए, राइट। तो इससे इससे फ़र्क क्या पड़ता है? बड़ी कंपनीज़ में रिटर्न आपको कम मिलेगा और आपका रिस्क भी कम होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि कल को आप अगर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी उठाओ, या फिर इंडिया की वन ऑफ द बड़ी कंपनी जिसको बहुत पॉपुलर माना जाता है, दैट वुड बी रिलायंस, राइट। अब आने वाले साल में, आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 साल में, ये तो है नहीं कि रिलायंस डूब जाएगा, राइट। बट क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी इतना बड़ा है, जो आपको वो रिटर्न्स देगा वो इतने बड़े नहीं होंगे, राइट। सो आपका रिस्क भी कम है, आपका रिटर्न्स भी कम है। अगर आप छोटी कंपनी उठाओगे, राइट, जो अभी स्टार्ट कर रही है, उसके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा देगा। लेकिन क्योंकि वो छोटी कंपनी है तो उसके डूबने के आसार भी ज़्यादा हैं, तो आपको रिस्क भी ज़्यादा होगा उसमें और आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा होगा। यही बेसिकली होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप बहुत बड़ी कंपनी, मिड कैप बीच वाली, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ये कॉम्बिनेशन होता है मिड कैप और स्मॉल कैप का, ये एग्रेसिव माना जाता है थोड़ा सा। फिर होता है स्मॉल कैप, फिर होता है मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या होता है? मल्टी कैप में ऑलमोस्ट सारे के सारे मिला दिए जाते हैं। अगर जो मल्टी कैप जो सेबी ने डिफाइन किया था, उसमें होता था कि 25% इसका, 25% इसका और 25% इसका होना चाहिए, एंड 75%
इक्विटी तो होना ही चाहिए। ये सेबी के बारे बताया गया था। अभी सेबी ने एक नया फंड निकाला है, फ्लेक्सी फंड, जिसके भी ऊपर मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। वो भी बहुत बढ़िया फंड है। मैंने एक और फंड पे वीडियो बनाई थी जो फ्लेक्सी कैप ही है, वो भी बहुत बढ़िया फंड है। मैंने इसीलिए वीडियो बनाई थी क्योंकि वो इतना बढ़िया, उसकी भी नीचे लिंक वीडियो पर डाल दूंगा। फिर बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि लार्ज कैप कम रिटर्न देते हैं और स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देते हैं। आप ये सोचो कि एक कंपनी है जो अभी वैल्यूड है 100 रुपये और एक कंपनी है जो वैल्यूड है 10,000 रुपये, राइट। अगर इन दोनों का वैल्यूएशन 10 रुपये से बढ़ा, ठीक है, समझ रहे हो, अगर दोनों का वैल्यूएशन 10 रुपये से बढ़ा, जो 100 रुपये वाली है उसका रिटर्न हुआ 10% और जो 10,000 वाली है उसका रिटर्न हुआ 0.1%। हालांकि दोनों सेम से बढ़े। अब मान लो कि दोनों 100 रुपये से गिर गए, तो ये जो छोटी कंपनी थी 100 रुपये वाली, ये तो गई, समझ रहे हो। और जो हमारी 10,000 वाली कंपनी थी, उसमें अगर आप 100/10,000 करोगे तो आपका बन के आता है कि आपका सिर्फ 1% ही गिरा, राइट। तो इसमें ऐसा कुछ बन जाता है कि आपको रिस्क भी कम हो जाता है और आपका जो रिटर्न है वो भी कम हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप। फिर होते स्मॉल कैप, जिसमें आपके ऊपर जाने के आसार भी ज़्यादा होते हैं और आपके गिरने के आसार भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको एक कॉम्बिनेशन रखना होता है इनका, राइट। आप अपना रिस्क एपेटाइट देखें कि भाई मैं इतना रिस्क झेल सकता हूँ, राइट। तो उसके हिसाब से आप इनमें डालिए। जैसे कि इमेजिन करो आप अपने 20s में हो, आपकी अभी भी नौकरी लगी है, आपके ऊपर और कोई खर्चा नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो। तो आप ट्राई करो कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप कॉम्बिनेशंस उठाओ, राइट। ट्राई करो थोड़ा सा मार्केट में डैबल करने का, आप देखो, थोड़ा सा पढ़ो इसके बारे में, फिर उसके बाद लगाओ, क्योंकि अभी आप रिस्क उठा सकते हो। आपकी शादी होगी, आपके बच्चे हो गए, उनकी पढ़ाई है, राइट। अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अब आपका रिस्क एपिटाइट उतना नहीं रहेगा, आप कम रिस्क उठा पाओगे। तो उसके हिसाब से आप रिस्क देख के ये खरीदोगे। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे देखोगे कौन सा फंड क्या है। तो ईटी मनी पे मैं जाके आपको बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे को ये ठीक लगती है वेबसाइट, ये मेरे को बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं कर रहे। और अगर आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, ईटी मनी पे नहीं कर रहे, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप यहाँ पे आके मार्केट रिसर्च कर लो, खरीद जहाँ मर्जी से लो। तो यहाँ पे हम इक्विटी में फिर रहे हैं। फिर इक्विटी में अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखें, जैसे हमने देखा था लार्ज कैप, बड़ी कंपनीज, मिड कैप, नेक्स्ट 150 कंपनीज, लार्ज कैप एंड मिड कैप, कॉम्बिनेशन ऑफ ये दोनों। फिर होता है स्मॉल कैप, जो छोटी कंपनीज होती हैं, जो बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार होते हैं। फिर होता है डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, राइट। आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को सिर्फ इंडिया की कंपनी नहीं, मेरे को बाहर की कंपनी भी चाहिए, तो आप चाइना की मार्केट, यूएस की मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो चाइना की मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रही हैं एज ऑफ नाउ। फिर होता है मल्टी कैप। मल्टी कैप होता है कि भाई इनका कॉम्बिनेशन, राइट। तो आप उठाओगे मल्टी कैप तो आपको डाइवर्सिफाई पहले ही हो जाएगा। ये भी पहले इसने डाइवर्सिफाई किया क्योंकि ये बहुत एक से ज़्यादा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा था, अपने मल्टी कैप उठाया, वो और भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा क्योंकि वो अलग अलग सेक्टर्स में जाके इन्वेस्ट करेगा। फिर होता है फोकस्ड, आप एक इंडस्ट्री उठाओ, उसमें जाके डाल दो पैसे। फिर होता है वैल्यू ओरिएंटेड। वैल्यू ओरिएंटेड होता है जो ये बड़े लोग करते हैं, राइट। आप एक कंपनी उठाते हो, आप बोलते हो कि भाई ये कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, लेकिन इस कंपनी में क्षमता है कि ये इससे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, राइट। तो वो होती है आपने वैल्यू देखी उस कंपनी में, आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर होता है सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज हो सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक्स चाहिए जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस वक्त, फार्मा स्टॉक्स जो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। फिर अगर आपको थोड़ा सा डेयरिंग बन रहा है तो बैंकिंग स्टॉक्स ले लो ठीक है। तो आपकी मर्जी होती है। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, राइट। एक चीज़ यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ करती है कि आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई करें, राइट। अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, आप ये नहीं करोगे कि आपने 3 म्यूचुअल फंड खरीदे और तीनों लार्ज कैप से हैं, ये नहीं करोगे, राइट। आप जाके देखोगे कि वो किस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आपका ज़्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में भी डाइवर्सिफाई करना है। आप ये कर सकते हो कि आपने एक लार्ज कैप खरीद लिया, क्योंकि मेरे पास रिस्क एपेटाइट ज़्यादा था, मैंने एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप खरीद लिया, राइट, क्योंकि मेरे पास रिस्क लेने का ज़्यादा था। अगर आपके पास रिस्क लेने का कम था, आपने एक मल्टी कैप खरीद लिया और एक लार्ज कैप खरीद लिया, राइट। तो आप देखो कि आप कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हो। ध्यान रखना आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए।
और अगर आप वैसे भी पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उसमें सिर्फ इक्विटी भी नहीं होना चाहिए। कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से चूज़ करने चाहिए, आपको इक्विटी वाले रखने चाहिए, डेट वाले रखने चाहिए, वो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ इक्विटी समझते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे डाल देना भैया, हम पूरे का पूरा कोशिश करेंगे कि आपको आंसर कर सकें। अगर आपको टैक्स के बारे में जानना है कि आपने भाई म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल तो दिए, अच्छा खासा रिटर्न भी बन गया, तो अब उस पर मोदी जी टैक्स कितना काटेंगे, उसकी भी वीडियो आने वाली है शाम को, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।